आज हम आपको उन इंडियन सोल्जर्स की सच्ची कहानी बताने वाले हैं जिनके बारे में हमारे देश में शायद ही किसी को पता होगा। ये वो सोल्जर्स थे जिन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री ने 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर के खत्म होने के बाद पाकिस्तान की जेलों में बंद कर दिया था। पाकिस्तान मिलिट्री ने ना तो कभी इंडियन गवर्नमेंट और ना ही कभी अपने लोगों को उन सोल्जर्स के बारे में बताया। पूरे 54 इंडियन सोल्जर्स जो पाकिस्तान की जेल में थे उनके बारे में किसी को नहीं पता था, मानो कि जैसे वो कभी पकड़े ही नहीं गए थे। कई बार इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की जेलों पर रेड भी डाली, लेकिन हर बार उन सोल्जर्स को उनके वहां आने से पहले वहां से शिफ्ट कर दिया जाता था। जब उन इंडियन सोल्जर्स को पता चलता है कि बॉर्डर उनकी जेल से 200 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है, तब वो वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। अब क्या वो सोल्जर्स वापस अपने देश लौट पाते हैं कि नहीं? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है 1971। इस मूवी की शुरुआत होती है साल 1977 में। ये वो समय था जब जंग को खत्म हुए 6 साल बीत चुके थे। हम एक मिलिट्री कैंप को देखते हैं जहां पर सभी इंडियन सोल्जर्स को एक साथ रखा गया था, फिर चाहे वो 1965 की जंग के कैदी हों या फिर 1971 की जंग के। पाकिस्तानियों को पता चलता है कि मेजर सूरज सिंह नाम का एक फौजी उनके कैंप से सुरंग खोदकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। सूरज की मांग थी कि उन्हें हर दिन अखबार दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि उन्हें वापस हिंदुस्तान भेजने के लिए पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है। पर जनरल उसे कहता है कि ये हमारी दरिया दिली है कि तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक तुम्हें मार दिया गया होता। पर सूरज उसे कहता है कि असली इंसानियत तो हमारे हिंदुस्तान में है कि हमने जंग के बाद तुम्हारे 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सही सलामत तुम्हारे मुल्क में वापस भेज दिया, लेकिन तुम्हें सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ने में तकलीफ हो रही है। हम देखते हैं कि कुछ और सोल्जर्स को उस कैंप में लाया जाता है। उनमें से 2 तो इंडियन पायलट्स थे। उनका नाम लेफ्टिनेंट गुरतू और लेफ्टिनेंट राम था। वो दोनों बहुत मजाकिया थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो पाकिस्तान में है। जब वो उस कैंप को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगा कि पाकिस्तानी सुधर गए हैं क्या, क्योंकि वहां पर इंडियन सोल्जर्स को सब कुछ करने की आज़ादी दी गई थी। पर वो असली सच्चाई से अभी रूबरू नहीं हुए थे। हम देखते हैं कि जो कैदी 1965 से वहां पर थे वो धीरे धीरे पागल होते जा रहे थे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें कहां पर रखा गया है। सूरज सिंह को पता था कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि उसके अपने देश ने उसे क्यों भुला दिया और पाकिस्तान उन्हें क्यों भुला देना चाहता है। एक दिन सूबेदार अहमद नाम के एक सोल्जर को एक पाकिस्तानी से बात करते वक्त पता चलता है कि उन्हें कहां पर रखा गया था। अब तक उन्हें लगता था कि वो बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर थे, पर उनका नक्शा उन्हें बता रहा था कि वो असल में हिंदुस्तान से उनकी सोच से भी ज्यादा करीब थे। उनका कैंप बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर था। वो अपने जनरल को वहां से भागने के प्लान के बारे में बताते हैं, पर उनका जनरल कहता है कि बॉर्डर के पास होना और बॉर्डर को पार करके भागने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसे लगता था कि हिंदुस्तान और रेड क्रॉस सोसाइटी को पता है कि वो सभी यहाँ पर हैं, और वैसे भी पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन को साइन किया है, जिसके तहत जंग खत्म होने के बाद वो किसी भी कैदी को ज्यादा दिन तक अपने देश में कैद नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर जरूर हमें छोड़ने के लिए सभी देशों की तरफ से दबाव डाला जा रहा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक इंडियन सोल्जर की वाइफ रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों के साथ पाकिस्तान की जेल में अपने पति को ढूंढ रही थी। पाकिस्तान उन्हें ढूंढवाने में मदद भी करता है, पर उसे उसका पति किसी भी जेल में नहीं मिलता। कर्नल शकूर अख्तर उनसे एक पेपर पर साइन करवा लेता है, जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ था कि वो कबूल करते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी फौजी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि शकूर कुछ कैदियों को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि वो उन्हें उनके देश वापस भेज रहे हैं। वो कहता है कि हमारा मुल्क इतना भी खराब नहीं है जितना कि आप लोग सोचते हैं। उनका जनरल ये खबर सुनते ही खुशी से फूला नहीं समाता और वो सभी अपने देश जाने की खुशी में नाचने लगते हैं। हम देखते हैं कि उन सभी कैदियों को बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाई जा रही थी, लेकिन तभी सूबेदार अहमद को उस रात एक अखबार मिलता है। वो जब उस अखबार को पढ़ते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पाकिस्तान की सरकार अब खत्म हो चुकी थी और अब वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा था। उस अखबार में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में कोई भी इंडियन सोल्जर नहीं है, और ये बात खुद रेड क्रॉस सोसाइटी ने कंफर्म की थी। सूरज सिंह समझ जाता है कि ये पाकिस्तानियों की चाल थी। वो बस रेड क्रॉस सोसाइटी का उनके देश से बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे, और उनके जाते ही उन्हें इस सुविधाजनक कैंप से निकालकर फिर से पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया जाएगा। वो वहां सड़कर मर जाएंगे और इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों को पता भी नहीं चलेगा।
सूरज सिंह देखता है कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो गुरतू और राम थे। वो सूरज से कहते हैं कि उन्हें भी पाकिस्तान के ऊपर पहले से शक था, इसलिए वो भी यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद वो सभी वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। उन्हें पता था कि उनका जनरल सूबेदार अहमद को मुसलमान होने की वजह से पसंद नहीं करता, इसीलिए वो जानबूझकर उन दोनों में झगड़ा करवाते हैं ताकि अहमद मुसलमान होने का फायदा उठाकर पाकिस्तानियों का भरोसा जीत सके। हम देखते हैं कि जनरल सभी इंडियन सोल्जर्स की बैठक बुलाकर सूबेदार अहमद का कोर्ट मार्शल करता है। जल्द ही 15 अगस्त यानी इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आने वाला था, लेकिन जनरल अहमद को 15 अगस्त की परेड में शामिल होने से मना कर देता है। अहमद पाकिस्तानी सोल्जर से कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है और उसके साथ भी मुसलमान होने की वजह से बहुत भेदभाव किया जाता है। ये सब सच नहीं था, वो बस उसका भरोसा जीतने के लिए ये सब कह रहा था। आखिर में उनका ये आइडिया काम करने लगता है और पाकिस्तानी सोल्जर्स सूबेदार अहमद को उनके ऑफिस में काम पर रख लेते हैं। लेकिन अहमद उनके पीठ पीछे पाकिस्तान सोल्जर की यूनिफॉर्म की बेल्ट, सितारे और मेडल जैसी चीज़ों की चोरी कर रहा था और वो सभी अपनी खुद की यूनिफॉर्म बना रहे थे ताकि उन्हें वहाँ से भागने में आसानी हो। कैप्टन जेकब ने कुछ माचिस की तिल्लियों के बारूद से एक बॉम्ब बनाया था ताकि वो 14 अगस्त की रात यानी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को धमाका करके उनका ध्यान भटका सके। उनके प्लान में जरा सी भी चूक का मतलब था उन सभी की मौत। लेकिन हम देखते हैं कि जब उनके कैंप की सफाई हो रही थी तो जेकब का बनाया हुआ बॉम्ब पोछे के पानी से भीग कर खराब हो जाता है। 14 अगस्त की रात को वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सभी अपनी अपनी जगह तैनात हो जाते हैं। राम और गुरतू कार के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। कैप्टन कबीर सिक्योरिटी अलार्म की वायरिंग काट रहा था और सूबेदार अहमद देख रहा था कि उनमें से कोई भी पकड़ा ना जाए। लेकिन जेकब जैसे ही अपने बॉम्ब को छूता है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉम्ब गीला हो गया था। उनके पास यहाँ से भागने का ये आखिरी मौका था और बिना धमाके के ऐसा कर पाना नामुमकिन था। हम देखते हैं कि अहमद उनके हथियारों के गोदाम में घुस जाता है। वो आखिरी बार अपने परिवार को याद करता है और उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा धमाका कर देता है। इस मिशन के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उसके साथ ही अहमद की मौत से बहुत दुखी थे। हम देखते हैं कि वो सभी उस कैंप से भाग जाते हैं। उनके साथ एक पाकिस्तानी सिंगर भी थी जो उस कैंप में गजल गाने आई थी। हमें पता चलता है कि वो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर थी और उसे नहीं पता था कि वो सभी इंडियन हैं। वो सूरज से कहती है कि वो उसका विश्वास करे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। हम देखते हैं कि जेकब के साथ एक पाकिस्तानी से झड़प होती है जिसकी वजह से उसे गोली लग जाती है। शकूर अख्तर तुरंत उन कैदियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चालू कर देता है, पर वो किसी को भी नहीं पता लगने देना चाहता था कि वो सभी इंडियन सोल्जर्स हैं, नहीं तो उनके देश की पूरी दुनिया में थू थू होती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो पाकिस्तानी सिंगर जानबूझकर अपने ही लोगों को गलत रास्ता बताती है ताकि इंडियंस को वहां से भागने के लिए समय मिल सके। वो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन को फोन करती है और उसने जो कुछ भी देखा वो उन्हें बता देती है। लेकिन पाकिस्तान में सरकार को उखाड़ फेंका जा चुका था, इसीलिए वो इसके बारे में अखबारों में नहीं छाप सकते थे। कैप्टन जेकब का बहुत सारा खून बह चुका था, उसे जल्द ही इलाज की जरूरत थी, नहीं तो वो मर जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जनरल शकूर अख्तर पर चिल्ला रहा था। वो कहता है कि इतने बड़े देश में तुम 70 लोगों को छुपा नहीं सके, लानत है तुम पर। अपने एक सैनिक से पूछताछ करते वक्त कैप्टन मलिक को समझ आता है कि उस सिंगर ने उन्हें झूठ बोला था। असल में वो सभी हिंदुस्तान के बॉर्डर की ओर जा रहे थे। सूरज सिंह वहाँ के रिहायशी इलाके में छुप जाता है। उन्हें कैप्टन जेकब के शरीर से उस गोली को निकालना था, इसीलिए राम और गुरतू उसके लिए एंटीसेप्टिक मेडिसिन लेने जाते हैं। कैप्टन जेकब को पता था कि अब वो नहीं बचने वाला, इसीलिए वो सूरज को उस नक्शे को समझाने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो उनके रास्ते में कोई बोझ बने, इसीलिए वो अपने आप को गोली मार लेता है। राम नोटिस करता है कि सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे और उसे अपने सामने पाकिस्तान की मिलिट्री दिखाई देती है। वो तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। वापस आकर उन्हें पता चलता है कि जेकब मर चुका था। उनका ध्यान भटकाने के लिए राम उनसे अलग हो जाता है और उन्हें कवर अप करने की कोशिश करता है। वो तीनों बाइक पर बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन राम पीछे ही रह जाता है। उसे गोली लग गई थी, लेकिन किसी तरह वो एक जीप को हथियाने में कामयाब हो जाता है। शकूर अख्तर और सूरज सिंह एक दूसरे के आमने सामने थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो उसकी जीप में एक ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे एक धमाका होता है और उसके कुछ सिपाही मारे जाते हैं। सूरज जंगल के रास्ते होते हुए बॉर्डर के पास जाने लगता है
लेकिन उनकी बाइक एक पत्थर से टकरा जाती है और वो तीनों गिर जाते हैं। कैप्टन कबीर का पैर उस बाइक में फंस गया था और वो रगड़ते हुए उस बाइक के साथ नीचे जाने लगता है। जब राम देखता है कि उन्हें भागने के लिए थोड़ा और समय चाहिए तो वो बिना अपनी जान की परवाह करे अपनी जीप ले जाकर शकूर अख्तर की जीप से टकरा देता है, जिसके धमाके से उसकी और अख्तर दोनों की मौत हो जाती है। राम गुर्तू का बहुत अच्छा दोस्त था। वो राम की मौत से सहम जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उनकी आर्मी सूरज सिंह के पीछे जाने वाली थी कि तभी वो रेड क्रॉस के लोगों को उनके पास आता हुआ देखते हैं। सबीना जनरल से उस कैंप में हुए धमाके और इस रोड एक्सीडेंट के बारे में सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन जनरल उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। मलिक सबीना को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि वो कैदी हिंदुस्तानी थे। जनरल बहुत परेशान था कि अब इस खबर को अखबार में छपने से कैसे रोका जाए। मेजर मलिक उसे कहता है कि जब तक रेड क्रॉस पाकिस्तान से चला नहीं जाता तब तक हम उन सोल्जर्स को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन नहीं चला सकते, नहीं तो लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा। वो कहता है कि वो एक बार सबरीना से ठंडे दिमाग से बात करे, पर वो दोनों जब भी एक दूसरे के आमने सामने आते थे उन दोनों के बीच में बहुत तू मैं होती थी। सबरीना के पास एक लेटर आता है जिसमें उसे पता चलता है कि रेड क्रॉस पाकिस्तान से जा रहा है, जिसका मतलब ये था कि अगर सूरज और उसके साथी समय रहते अपने बॉर्डर तक नहीं पहुंचे तो वो इस देश से कभी नहीं निकल पाएंगे। हम देखते हैं कि सूरज, कबीर और गुर्तू तीनों बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए बॉर्डर के नजदीक जा रहे थे। कबीर का पैर पूरी तरह से खराब हो गया था। वो अपने साथियों से कहता है कि वो उसे यहीं छोड़कर चले जाएं, क्योंकि दुश्मन हमारे पीछे आते ही होंगे। पर सूरज उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद वो रात होने का इंतजार करते हैं, लेकिन कबीर का पैर बर्फ में पड़े रहने की वजह से पूरा काला पड़ गया था। अगली सुबह सूरज एक पत्थर को देखता है और उसे पता चलता है कि हिंदुस्तान उससे बस कुछ ही मीटर दूर था, लेकिन वो देखते हैं कि कैप्टन कबीर अब इस दुनिया से जा चुके थे। वो दोनों उसके लिए बहुत रोते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सूरज को कुछ इंडियन सोल्जर्स दिखाई दे रहे थे। वो उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री पीछे से उन दोनों पर फायरिंग करने लगती है। गुर्तू के पैर में गोली लग गई थी, इसीलिए वो आगे नहीं जा सकता था। इसके बाद सूरज इंडियन आर्मी की ओर अपनी पूरी जी जान लगाकर भागने लगता है, लेकिन पीछे से पाकिस्तानी उस पर गोलियां चला रहे थे। इंडियन सोल्जर्स जब सूरज को देखते हैं तो उन्हें लगा कि वो उसका दुश्मन है। अब सूरज पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की बंदूकों के निशाने पर था, लेकिन इंडियन आर्मी उस पर गोलियां नहीं चलाती और उसे अपनी ओर आने देती है। सूरज अब अपने देश में था, लेकिन इससे पहले वो आर्मी से मदद मांग पाता, वो पाकिस्तानी सोल्जर्स उसे पीछे से गोली मार देते हैं और सूरज की वहीं पर मौत हो जाती है। जनरल इंडियन आर्मी से कहता है कि ये आदमी एक भगोड़ा था और 2 सिविलियंस को मारकर भागा था। इंडियन आर्मी उसके आईडी कार्ड को देखते हैं। वो आईडी नकली थी, पर उन्हें लगा कि वो असली है, जिसके बाद इंडियन आर्मी उन्हें सूरज की लाश को ले जाने देते हैं। बेचारा सूरज सिंह और उसके साथी, जिन्होंने जिस देश के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें उस देश में दफन होने का मौका भी नहीं मिला। इसके 30 साल बाद हम पाकिस्तान की जेल में गुर्तू को देखते हैं, जो कभी हिंदुस्तान लौट नहीं पाया और वो अपना दिमागी संतुलन खोने की वजह से पागल हो गया था। हमें दिखाया जाता है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी और दोनों मुल्कों की सरकारें जानती थी कि वो सभी पाकिस्तान की जेल में हैं, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। आखिर में हमें उन 54 इंडियन सोल्जर्स की तस्वीरें और उनके लिखे हुए लेटर्स दिखाए जाते हैं, जो उन्होंने जेल में रहकर अपने परिवार के लिए लिखे थे। उन सभी को आखिरी बार 1988 में जिंदा देखा गया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2001 में उन कैदियों को छोड़ने की गुजारिश की थी, पर पाकिस्तान ने उन्हें कभी आज़ाद नहीं किया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।